हरियाणा में बीजेपी सरकार का यह दूसरा कार्यकाल है और भाजपा सरकार का मूल मंत्र भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकना था। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी चुनाव भी जीती और इस मुद्दे को धरातल पर उतारने के लिए तमाम प्रयास भी किए गए। और सबसे बड़ा जो प्रयास था, तकनीक के माध्यम से, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से या चीज़ों को ऑनलाइन करके पारदर्शिता को बढ़ाना। इसको लेकर खासकर लैंड रजिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है उसको पूरी तरीके से ऑनलाइन बनाया गया था। लेकिन हाल ही में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को हरियाणा में रोका गया है। आखिर इसकी क्या वजह है और इसको कैसे और पहले से बेहतर बनाया जाएगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे अब जो प्रक्रिया अगली शुरू होगी वो किस प्रकार से होने वाली है। सर, न्यूज़ 18 पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। और सवाल मेरा यही है कि डिजिटाइजेशन को आपने बहुत प्रमुखता दी, न सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बल्कि हर विभाग में लगभग तकनीक का इस्तेमाल किया गया ताकि पारदर्शिता बढ़े। शुरुआत में रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ही करूंगा। हाल ही में जो रजिस्ट्रेशन, लैंड रजिस्ट्रेशन है उसको रोका गया है, सर इसकी क्या वजह है? देखिए नीरज, मैं इसकी भूमिका में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। 2014 में जब हम लोगों ने सत्ता संभाली थी, उस समय हमारा जो मैंडेट था वो यही था कि एक ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, एक पारदर्शी सरकार, इस नाते से हमको आगे बढ़ना है। और यदि आपको ध्यान में होगा तो ठीक 25 दिसंबर 2014 को हमने, जैसा आपने कहा, ई रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम शुरू किया था। सीएम विंडो का भी एक कार्यक्रम उस समय शुरू किया था। गुड गवर्नेंस डे के नाते से हम 25 दिसंबर को हर साल बनाते हैं। तो लगातार हम उन कामों को आगे करते करते 5 साल में हमने बहुत से कार्यक्रम ऐसे शुरू किए। डीबीटी शुरू किया, उसमें ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई, ऑनलाइन आधार बेस्ड सिस्टम से हमने बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम शुरू किया, हमने बच्चों के एडमिशन जो हैं वो आधार बेस्ड ऐसा शुरू किया, और जन्म से ही बच्चे का जो आधार कार्ड है बनना शुरू, वो हमने शुरू किया। पीडीएस सिस्टम ने हमने पॉइंट ऑफ सेल्स, इस सिस्टम को हमने शुरू किया। हमने इस प्रकार के एक एक चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अभी लास्टली पिछले साल मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ताकि किसानों की सारी फसल का ब्यौरा, उसका सारा किसान को भी पता हो और उसकी बिक्री ठीक हो जाए, उसको कंपनसेशन में कोई तकलीफ दिक्कत ना आए, उसको प्रोक्योरमेंट के समय कोई दिक्कत ना आए, ऐसे सारे हमने सिस्टम किए। लेकिन एक बात जो ध्यान में आई कि इसमें बहुत चीज़ें करनी और शेष हैं। तो शेष जब बातें करने के लिए हम आगे बढ़े, उसके अंदर प्रक्रियागत कुछ चीज़ें थी और कुछ आइडेंटिटी को लेकर के भी एक क्राइसिस होता था। व्यक्ति की आइडेंटिटी के लिए तो आधार कार्ड है, लेकिन परिवार की आइडेंटिटी का कोई सिस्टम अपने यहाँ अभी विकसित नहीं हुआ है। हमने हरियाणा में सबसे पहले परिवार पहचान पत्र, इस नाम से इस प्रक्रिया को शुरू किया ताकि एक परिवार की पहचान भी बने। इसी प्रकार दूसरा एक विषय था, वो है प्रॉपर्टीज़ को लेकर, लैंड्स को लेकर के, लैंड की टाइटलिंग, लैंड की इंडेक्सिंग, लैंड की आइडेंटिफिकेशन और डिजिटलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। इस विषय में भी बहुत हम पिछड़े हुए थे। इसको हमने पिछले 6 महीने से इसके अंदर थोड़ा तेज़ी लाए, और तेज़ी लाने के बाद एक नया कार्यक्रम हमने शुरू कराया कि डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। और उसमें एक और भी कार्यक्रम था कि हम ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो लाल डोरा होता है, उस लाल डोरे के अंदर का जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है ये भी तैयार करना चाहिए, जो आज तक इतने सालों में किसी ने किया नहीं। और उस योजना को जैसे हमने शुरू किया, एक गांव सिरसी गांव है करनाल में, जिसको हमने लाल डोरा मुक्त किया, और वो योजना इतनी पसंद आई कि प्रधानमंत्री जी ने उस योजना को स्वीकार किया और इसको स्वामित्व नाम से एक योजना का नाम दे करके, और जो हरियाणा में हम चला रहे थे उसको देश के अन्य 7 प्रांतों में भी शुरू कर दिया है। तो उसके आधार के ऊपर हम ज़मीनों के सारे सिस्टम को करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी हमको एक बात ध्यान में आई थी कि जो रजिस्ट्रेशन होता है ज़मीनों का, अब मैं आपके जो प्रश्न का ठीक उत्तर दे रहा हूँ कि जो रजिस्ट्रेशन होता है ज़मीनों का, ई रजिस्ट्रेशन जब हम करते थे उसका हेतु ये था कि जो रजिस्ट्रेशन कराते समय किसी भी बायर को, सेलर को महीनों महीने देर करनी पड़ती थी, चक्कर काटने पड़ते थे, कभी पटवारियों के, कभी तहसीलदार के, कभी किसी और ऑफिस के, उनको ठीक से रजिस्ट्री भी हो नहीं पाती थी। हमने ई रजिस्ट्रेशन शुरू किया था कि भाई जिस दिन भी सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप तहसील में पहुँचेंगे, चेकलिस्ट होगी, आप सुबह पहुँचें और शाम को आपकी रजिस्ट्री आपको मिल जाएगी, आप नहीं लेने आएंगे, आपके घर पहुँच जाएगी। उसमें हम कामयाब रहे और लगातार 5-5.5 साल इस ई रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का बहुत स्वागत हुआ, लोगों ने इसको अच्छा समझा। लेकिन ज़मीन की रजिस्ट्रेशन में एक पहलू दूसरा होता है कि विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं बनती हैं, ज़मीनों के प्रकार उसमें बदलते हैं, चाहे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग उसकी प्लानिंग करता है, चाहे HSVP उसके नाते से प्लाटिंग करके और ज़मीनों को रेजिडेंशियल में, कमर्शियल में बेचते हैं, HSIDC इंडस्ट्रियल में बेचती है। टाउन कंट्री प्लानिंग की अपनी योजना होती है,
और ज़मीनों के विवाद बहुत से होते हैं। तो ज़मीन के बारे में टोटल जो इन्फॉर्मेशन है किसी एक जगह उपलब्ध नहीं होती थी। एनओसीज ला करके रजिस्ट्री करानी पड़ती थी। लेकिन एक बहुत बड़ा जो हमको एक इसका लूप पता लगा कि बिना एनओसी के भी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। बाद में फिर इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है, कॉलोनीज बन जाती हैं, डिपार्टमेंट के लोग उनको तोड़ने के लिए निकलते हैं। फिर जिस आदमी ने खरीद लिया, अब बेचारा गरीब आदमी है जो छोटा प्लॉट लेकर के वो कैसे ना कैसे अपना सिर ढकने के लिए छत बना लेता है, उसके मकान बन जाता है। लेकिन चूँकि पॉलिसीज़ में वो एक इलीगल मकान है, इलीगल कॉलोनी है, उसको फिर कहीं ना कहीं तोड़ते हैं और कहीं उसके चार्जेस लगाते हैं, उसको बहुत पछताना पड़ता है। आखिर इस लूप होल को कैसे बंद किया जाए, इसमें से नया कार्यक्रम हमने चलाया कि जितने संबंधित डिपार्टमेंट्स हैं उन सब डिपार्टमेंट्स का डाटा ऑनलाइन एक जगह मर्ज होकर के और उस ज़मीन का नेचर क्या है जो खरीदी बेची जा रही है, इसकी जानकारी एक ही जगह मिलनी चाहिए। और वो किसी के हाथ में मैनुअल तरीके से नहीं। अभी तो मैनुअल तरीके से लोग एनओसी लाते हैं, कोई देता है, कोई सच्चा देता है, झूठा देता है, नहीं देता, फिर उसकी चेकिंग नहीं होती है। और जब चेकिंग होती है तब तक बहुत पानी बह चुका होता है, मकान बन चुके होते हैं। अब उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो इलीगल हो ही ना पाए, इसलिए उस सारे सिस्टम को हमने बहुत सोच समझ करके, जो आईटी के हमारे एक्सपर्ट हैं, सभी विभागों का कार्यक्रम उन्होंने प्राय तैयार कर लिया है। उसमें टाउन कंट्री प्लानिंग भी है, उसमें रेवेन्यू है, उसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ है, उसमें एचएसबीपी है, उसमें पुलिस का भी जो केसेस होते हैं, कई बार एफआईआर हो जाती है तो विवाद पड़ते हैं, वो विवाद भी उसमें आते हैं। जो कोर्ट्स में ज़मीन के बारे में लिटिगेशन होती है, वो सारी ज़मीनों का रिकॉर्ड भी उसमें आएगा। ऐसे सब का मिला करके एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाने का हमारा प्रयत्न है। लेकिन ये अलग अलग विभाग चलते हुए सिस्टम में कर नहीं पा रहे थे, इसके लिए सब लोगों ने, किसी ने 5 दिन, किसी ने 7 दिन, किसी ने 10 दिन मांगे, ताकि सारे सिस्टम को, उस प्रोग्राम्स को वो एक जगह कोऑर्डिनेट करें और उसको इंटीग्रेट करें। तो उस इंटीग्रेशन के लिए 15 दिन का समय हमको ज़रूरत थी, जो हमने 22 जुलाई को ये रजिस्ट्रियाँ बंद कर दी थी, एकदम बिना किसी को बताए, ऑल ऑफ ए सडन बंद करनी पड़ी, ताकि अगर पहले पता लगता तो उसका भी कोई ना कोई दुरुपयोग कर सकता है। 22 जुलाई को बंद की थी और मुझे लगता है 15 दिन 7 अगस्त तक हम उस सारे सिस्टम को ठीक करके और दोबारा से उन रजिस्ट्रियों को खोलेंगे। इस बीच में जो शिकायतें हमारे पास थी, उन शिकायतों के आधार पर हमने उसकी इंक्वायरी कराई और इंक्वायरी कराने के बाद जो गलतियाँ थी कुछ तहसीलों में वो प्रकट हो गई, मिल गई, और उसकी रिपोर्ट आने के बाद हमने 7 तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इनको सस्पेंड किया है, उनके खिलाफ एफआईआर करने के लिए हमने कह दिया है। और बाकी तहसीलों में भी इस प्रकार की इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी होने के बाद जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको दंडित किया जाएगा। हम किसी भी कीमत पर, किसी भी लेवल पर कोई भ्रष्टाचार की बात हमको पता लगती है उसको हम सहन नहीं करेंगे। वो चाहे पिछली सरकारों के समय हुआ हो, चाहे हमारी सरकार के समय हुआ हो, आखिर तो सिस्टम्स को ठीक करना ये सरकार का काम है। अब नीचे जो सिस्टम को बिगाड़ते हैं वो कितना ही बड़ा व्यक्ति होगा, कितना ही अप्रोच वाला होगा, उसको दंडित किया जाए, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो सर आप ये कह रहे हैं कि अब अगर ज़मीन का जो रजिस्ट्रेशन है उससे संबंधित जितने भी विभाग हैं वो सब एक साथ आ जाएंगे, इंटीग्रेट हो जाएगा सिस्टम। जमीन से जुड़ी कोई भी बात या किसी विभाग से संबंधित या वो विवादित है या उस पर किस प्रकार का उसका रिकॉर्ड है, ये सारी चीज़ें अब गलत कोई कागज लेकर नहीं आ पाएगा। तो ये जो सिस्टम है ये कब तक आपने जैसे बताया कि 7 तारीख तक हो जाने की उम्मीद है, इससे आपको क्या लगता है कि जो करप्शन का जो आपका मूल मंत्र है वो पूरी तरीके से अब हम मान के चलेंगे कि रुक जाएगा? अभी तक जो शिकायतें मिली हैं उन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए सारी तैयारी की जा रही है और मैं समझता हूँ वो जो सारी चीज़ें जो ध्यान में आई हैं उनको तो निश्चित रूप से बंद हो जाएगा। किसी डिपार्टमेंट में अगर कोई तैयारी 7 तारीख तक कमी रह भी पाएगी तो उसको निश्चित रूप से हम थोड़ा दिन कि अगर छूट भी देनी है तो मैनुअल करने की छूट मिलेगी। लेकिन जितने दिन तक उसकी तैयारी नहीं हो पाती है उतने ही दिन, कोई मानो 10 दिन चाहता है, कोई 1 महीना चाहता है तो लेकिन उसके ऊपर सारे के ऊपर नज़र होगी। अगर किसी को डिपार्टमेंट को 1 महीने मैनुअल अगर एनओसी या मैनुअल कोई सर्टिफिकेट देने की बात आएगी भी सही तो वो फिर फुल प्रूफ सिस्टम रहेगा, उसकी नज़र रहेगी इस विभाग की। और जैसे ही उनका कार्यक्रम, उनका जो प्रोग्राम है, उनका जो सॉफ्टवेयर है, ये सारा तैयार होगा तो उसके साथ फुली इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। लेकिन चूँकि ये जो सिस्टम आईटी के हैं, टेक्नोलॉजी के हैं, आपको पता है टेक्नोलॉजी के सिस्टम में बहुत सी चीज़ें ठीक की जाती हैं और ठीक करने के बाद अगर मान लो फिर भी कोई किसी ने नई बात ईजाद कर ली, उसके लिए भी डिपार्टमेंट तैयार है। ये नहीं चलेगा कि कोई गड़बड़ कोई करता चला जाएगा और उसका ध्यान नहीं आ सकेगा। और ये जो मामला सामने आया ये कुछ ऐसा ही था
कि आपने ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया, ई रजिस्ट्रेशन शुरू किया, वो प्रोसेस तो ठीक था, टाइम बाउंड तरीके से सर्विसेज भी लोगों को मिल रही थी, लेकिन कुछ अधिकारियों ने, अलग अलग विभागों ने नया तरीका निकाल लिया। तो ये शिकायतें सर किस हद तक आपको मिली हैं और कहाँ कहाँ से, गुड़गांव के अलावा भी कहीं से शिकायतें इस प्रकार? इलीगल कॉलोनीज की शिकायत तो प्राय सभी शहरों से है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर कोई भी जाकर ज़मीन खरीद लेता है, वहाँ उसकी रजिस्ट्री हो जाती है, वो अपना मकान बनाता है, या इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ वो रेजिडेंशियल कर रहा है, रेजिडेंशियल एरिया है उसमें कमर्शियल कर रहा है। ये प्रकारांतर से डेवलपमेंट जो होती है इसको हम इलीगल कहते हैं, कंस्ट्रक्शन इलीगल डेवलपमेंट। तो इलीगल डेवलपमेंट ना हो, जो प्लान्ड तरीके से चीज़ें चल रही हैं उस प्लान्ड तरीके से हम आगे बढ़ सकें, ताकि आगे अब 21वीं शताब्दी में जो चीज़ें हैं वो साफ़ सुथरी बढ़िया बने, प्लान्ड शहर बने, प्लान्ड गांव बने, प्लान्ड तरीके से काम हो, व्यवस्थित काम हो, किसी को कोई दुविधा ना हो। अगर लोगों के भविष्य के लिए, एक सुंदर भविष्य के लिए ये सब हम कर रहे हैं। आज दुनिया पता नहीं कहाँ पहुँच गई है और हम अभी बहुत पीछे हैं। क्यों हैं? कि नियम कायदे कानून का जो हमको ध्यान रखना चाहिए वो उतना अब नहीं रख पाते हैं। उसको ध्यान रखने के लिए लोगों को एजुकेट भी करना पड़ेगा, उनको थोड़ा उस बात के लिए इंस्पिरेशन भी करनी पड़ेगी, और उसकी व्यवस्थाओं में उनको कोई तकलीफ आती है, यानी लोगों को दिक्कत आती है, तो उसको हल करने के लिए सरकार को अपने सिस्टम से सारी चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। ये हमारा काम है। जैसे मुझे याद है उद्योग विभाग में आपने एक छत के नीचे सारी सुविधाएं देने की बात कही थी, उसमें डीम्ड एनओसी का भी प्रावधान रखा गया था, यानी कि तय समय में कोई अगर एनओसी नहीं मिलती तो डीम्ड एनओसी वो मानी जाएगी। तो अब जो नई चीज़ें आएंगी, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो लोगों को टाइम बाउंड तरीके से ही सर्विसेज मिलती रहे, इसको कैसे इंश्योर किया जाएगा सर? देखिए, वैसे तो न केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हमने अच्छा किया, और HEPB के माध्यम से ये जो एक छत के नीचे इंडस्ट्री को 17 विभागों की लगभग 40 क्लियरेंसेज, ये उनको टाइम बाउंड तरीके से हम 45 दिन में देते हैं। कोई विभाग 45 दिन में कोई अगर कम्युनिकेट नहीं करेगा किसी को, तो वो डीम्ड क्लियरेंस उसकी मानी जाएगी, सिवाय एनवायरमेंटल क्लियरेंस के। एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो कि एक बड़ा विषय होता है, उसमें केंद्र सरकार का भी डिपार्टमेंट, हरियाणा सरकार का भी डिपार्टमेंट, एनवायरमेंटल विषय को डीम्ड नहीं किया जा सकता, उसको छोड़ के बाकी सब हमने डीम्ड कर दी हैं। और इसके बाद भी किसी प्रकार की कोई और कठिनाइयाँ निवेशक को आएंगी, उद्योग को आएंगी, उसको हम दूर करेंगे। और उसको दूर करने के लिए अब हमने ऑनलाइन सिस्टम से ही जो एक बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, वो है पूरी एंटरप्रेन्योरशिप की जितनी इकाइयाँ हैं, चाहे वो उद्योग है, चाहे वो व्यापार है, चाहे कोई भी है, उन सबको रजिस्ट्रेशन करना। तो हम नाम से HUM, हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम, इस नाम से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। अभी बहुत थोड़े दिन हुए हैं, लेकिन इसको प्रचारित करके, अवेयर करके, और पूरे उद्योग को, पूरे व्यवसाय को, कोई भी छोटा बड़ा एंटरप्रेन्योर है, उसमें कितने लोग काम करते हैं, कौन कौन काम करते हैं, और उनके व्यवसाय का प्रकार क्या है, और हर प्रकार की दृष्टि से उनको एक डाटा उनका तैयार किया जाएगा, और उनकी कोई भी दिक्कत तकलीफ है वो हम सरकार की ओर से यहाँ बैठे बैठे भी हल करने के लिए तैयार रहेंगे। एक जो सर लैंड रजिस्ट्रेशन वाले मामले पे दोबारा लौटते हैं, आपने सभी जिला उपायुक्तों से रिपोर्ट मांगी है, और इसके अलावा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और लोकल अर्बन बॉडी डिपार्टमेंट को एक इंटरनल जांच के लिए भी बोला है। तो सर किस प्रकार की जांच रहेगी और कब तक रिपोर्ट आपने मांगी है, और उसके बाद किस प्रकार की कार्रवाई हमें देखने को मिलेगी? सभी जगह सभी DCs को हमने कह दिया कि ऐसी सारी रजिस्ट्रेशन जो अभी पिछले दिनों में जो हुई है उसकी जांच करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार की जांच चल रही है उस जांच में पहली बात तो ये बताता हूँ कि उसमें सरकार का कोई रेवेन्यू लॉस नहीं है। उसमें तो कुल मिलाकर जो प्लानिंग पार्ट है उसके ऊपर लोगों को उसमें अंडरग्राउंड तरीके से, जैसा कहना चाहिए इलीगल तरीके से रजिस्ट्री करके देने का एक जो सिस्टम है, उसी को हमें रोकना है। ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है, रेवेन्यू तो जो मिलना ही है, चाहे वो किसी प्रकार की ज़मीन होती उसमें रेवेन्यू मिलता है। लेकिन यह है कि किसी जगह पर है तो इंडस्ट्रियल एरिया हमने तय कर रखा है, और वहाँ मानो उन्होंने रजिस्ट्रेशन बनाना शुरू कर दिया, कल को प्लानिंग में दिक्कत आती है, उसको इलीगल कहेगा, फिर उसको तोड़ना पड़ेगा, तो ये तकलीफ लोगों को होगी। तो इसलिए लोगों को तकलीफ ना हो, इस कारण से इन चीज़ों को रोकने के लिए हमने कदम उठाए हैं। और अभी भी जो गड़बड़ें हुई हैं, जैसे मानो गुड़गांव जिले के 6 तहसीलों में, सब तहसीलों में ये सब चीज़ें हमको ध्यान में आई हैं। ऐसे बाकी जगह भी, खास करके रेवाड़ी है, फरीदाबाद है, फिर हमारा सोनीपत है, रोहतक है, झज्जर है, जहाँ दिल्ली के आसपास जहाँ ज़मीनों के रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और जहाँ इस प्रकार की इलीगल कॉलोनीज़ की बहुत ज़्यादा मशरूमिंग हो रही है,
उसमें पानीपत भी है, उसमें करनाल भी है, उसमें पंचकुला भी है। तो ऐसे स्थान जहाँ ज़मीनों के रेट ज़्यादा हो गए, जहाँ मशरूमिंग हो रही है, इन स्थानों पर इसकी चेकिंग कराएंगे और गलत काम नहीं करने देंगे। एक सवाल मैं अपोजिशन को लेकर भी सर पूछूंगा। इस मसले को लेकर चाहे कांग्रेस हो, इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अभय चौटाला हो, इन्होंने कहा कि ये बड़े स्तर पर घोटाले हैं। एक सवाल उन्होंने उठाया, खासकर अभय चौटाला ने, कि एक ही मंत्री के विभाग से जुड़े घोटाले क्यों हो रहे हैं और मुख्यमंत्री को दबाव में है कि गठबंधन सरकार चलानी है, इसलिए कोई कार्रवाई वो करते नहीं है। उप मुख्यमंत्री की तरफ ही उनका इशारा था। देखिए, जिन लोगों ने कभी सरकार में रह करके कुछ किया नहीं, जिनको करना आता नहीं, मैं कहूँगा, जिन्होंने इस प्रकार का कभी सिस्टम खड़ा करने के लिए कभी सोचा नहीं, वरना आईटी के टेक्नोलॉजी के सिस्टम तो 2000 का जो पहला दशक है, 2000 से 2010 के बीच में सारे देश भर में शुरू हो गया। हमसे बहुत प्रांत कितने ही आगे निकल गए। आंध्रा है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, ये आईटी के मामले में 2003-4 से जो शुरू किया इन्होंने अटल जी के टाइम के ऊपर, तो उस समय सारे देश में लागू होना चाहिए था, बहुत सी चीज़ें हम आगे आ जाते। इन्होंने तो सिस्टम को कभी लागू किया नहीं और इनको लागू करने के लिए किसी ने प्रेरित भी नहीं किया, और इनको लगा कि लागू हो गया तो सब चीज़ ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, और जो इनके लोग अभी खुद करते थे या इनके लोग करते थे, जो धंधे तमाशे करते थे, वो सारे बंद हो जाएंगे। तो उसको जब हमने ठाना कि हम इसको दूर करेंगे, ठानते समय सब लोग तो एक जैसे नहीं हैं। जब ये नीचे गड़बड़ करने वाले लोग हमको ध्यान में आए, अब ये सिखाए हुए तो नहीं के हैं, भर्ती किए हुए तो ज़्यादातर उन्हीं के लोग हैं। हम तो भी 5-6 साल से आए हैं। आज भी 90%, 95% जो भर्तियाँ कब की हैं, कि पहले की। हमारे आने पर तो 5 से 10% भर्तियाँ हुई हैं। तो इसलिए इस सिस्टम को जिन लोगों ने खराब किया है, उन लोग वो कब कब के कौन कौन आए हुए हैं, ये पहचान वो कर सकते हैं। आज हम कुछ करते हैं तो जब इनको समझ में नहीं आता, तब ये एक ही बात शब्द पकड़ा हुआ है, घ ओ ट्र आ ल आ घोटाला, हर चीज़ में घोटाला। अरे जब उन्होंने कहा कि कोई गलती पकड़ी जाएगी, हमारे टाइम की हम भी पकड़ेंगे, उनके टाइम की होगी उसको भी पकड़ेंगे। घोटाला कहीं का भी हो उस नहीं, घोटाला है ही नहीं। सिस्टम में कमी है, व्यवस्थाओं में कमी है, और उन व्यवस्थाओं को, सिस्टम को चेक करना, ये घोटाला नहीं। अब चोरी करते हैं लोग टैक्स की, घोटाला थोड़ी है। टैक्स की चोरी को रोकना है, हमको रेवेन्यू बढ़ाना है। अब टैक्स की चोरी करने में कौन कौन लगा हुआ है, नीचे से ऊपर तक बहुत से लोग उसमें लालच कर सकते हैं। तो ये सिस्टम को ठीक करने का काम हम कर रहे हैं। आखिर हमने बच्चों का एडमिशन इसको ऑनलाइन जब किया, 2 से शायद 2.5 लाख बच्चे प्राइमरी स्कूल के अंदर संख्या कम हो गई। अब जब कम हुई, इसका मतलब वो क्या घोटाला था? लापरवाही थी। उस लापरवाही में जो छोटे छोटे लेवल के लोग भी अपने बच्चों को 2 जगह एडमिशन दिखाते थे। वृद्धावस्था पेंशन में भी ऐसा कुछ सामने आया था। वृद्धावस्था पेंशन थी, अब क्या घोटाला कहेंगे वो? अब एक लालच में लोग कर रहे हैं, उसको हमने रोकना है। तो हर चीज का घोटाला नहीं होता है। घोटाला वो होता है जिसका कोई सबूत मिल जाए, पकड़ा जाए कि इस आदमी ने एक बड़ा घोटाला किया। बड़ा घोटाले थे 2G घोटाला, घोटाले थे कोयला घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, जीप घोटाला, आसमान में भी घोटाला, पताल में भी घोटाला, जमीन पर भी घोटाला। घोटाले थे जमीनों में सेक्शन 4 करने के बाद 6 तक कितनी जमीनें छोड़ दी गई, और एक सिस्टम से छोड़ दी गई, जो आज सुप्रीम कोर्ट में भी, CBI में भी, सब जगह चल रहे हैं। घोटाले वो थे। ये कमियां हैं। इन कमियों को ठीक करने के लिए हम सिस्टमेटिक चेंजेस कर रहे हैं। तो इसको चेंज को ठीक करने के लिए सारी चीजें करेंगे, इसमें कोई घोटाला कहीं नहीं है। एक सर, पारदर्शिता की जब बात करते हैं तो आपका ये मेन एजेंडा था, तो इस पारदर्शिता को और बढ़ाने के लिए, चीज़ों को और ट्रांसपेरेंट करने के लिए क्या प्लान है सर? बाकी विभाग हैं उनमें भी आपने शुरू किया है ऑनलाइन जो प्रक्रियाएं हैं, इसको और कैसे बेहतर बनाने की योजना? सिस्टम बहुत आगे तक बढ़ाया जा सकता है। स्काई इज द लिमिट, कोई सीमा नहीं है इसकी। अभी तो हम परिवार पहचान पत्र इसके ऊपर लगे हैं, अभी हम डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इस पर लगे हैं। ये सारी चीज़ें जब हो जाएंगी, जब ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, उस ट्रांसपेरेंसी के आने के बाद बहुत सुधार आएंगे। तो सर अब मान के चले 17 तारीख से दोबारा शुरू होगी लैंड रजिस्ट्रेशन? निश्चित होगी 17 तारीख से। अब वो टाइम तो भी 7 तक किया हुआ, लेकिन 7 के बाद कुछ दिन की गुंजाइश दी जा सकती है। उसका जो रिव्यू होगा, प्रेजेंटेशन होगी, और उस प्रेजेंटेशन में अगर सब लोगों को ये लगेगा है फुल प्रूफ सिस्टम हो गया है या नियर टू इट, चालू कर देंगे। धन्यवाद सर।
तो थे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो कह रहे हैं कि सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए बहुत कुछ किया गया है, बहुत कुछ किया जाना बाकी है, इसका इज द लिमिट। लेकिन अगर गड़बड़ी पाई जाएगी, चाहे वो किसी भी सरकार के दौरान की हो, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी।